अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मेरे प्यारे परिवारजनों, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 10वीं बार भाषण दिया है, तिरंगा फहराया है और उसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब चूंकि 2024 में चुनाव भी होने वाले हैं, तो उन चुनावों से पहले इस कार्यकाल का ये आखिरी भाषण था। अपने आखिरी भाषण से प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारी चीजें, मसाला, बहुत सारी चीजों का दिया। तो उसी को लेकर आज समझेंगे कि इस भाषण की अहमियत क्या है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी होंगे। सर, इस बार जो सबसे खास चीजें दो लगी, एक तो उनका जो परिवारजन वाला शब्द था, क्योंकि वो हमेशा देशवासियों, मित्रों, एक वो, और दूसरा इतना कॉन्फिडेंट होकर कि अगली बार आऊंगा और जिसका शिलान्यास किया है उसका उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। ये चीज कैसे? देखिए, एक चीज उज्जवल जी हमें ध्यान देना होगा कि प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि मैं 4 या 4.5 साल तक काम करता हूं और 1 साल या 6 महीने तक मैं पॉलिटिक्स करता हूं। मैं उसको 1 साल ही मानता हूं कि 4 साल तक प्रधानमंत्री काम करते हैं और 1 साल राजनीति करते हैं। तो जिस प्रकार से देश अमृत काल में जा रहा है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री का ये राजनीति काल है। काम करने का काल उनका 4 साल समाप्त हो चुका है, 1 साल अब वो राजनीति करेंगे क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज के प्रधानमंत्री के भाषण को हमें देखना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जो देश की जनता को भरोसा दिलाया और जिस प्रकार का जो आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे कि वो विश्वास दिया कि मैं अगले बार भी आ रहा हूं, और उन्होंने कहा कि चूंकि आपने गवर्नमेंट फॉर्म की इसलिए मैं परफॉर्म कर पाया, तो श्रेय भी उन्होंने जनता को ही दिया कि सरकार तीसरी बार भी आप ही बनाएंगे। लेकिन इसमें जो 3 बिंदु उन्होंने महत्वपूर्ण कहे हैं जिस पर आज हमें चर्चा करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को मुझे ये बात रेखांकित करनी चाहिए कि परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार। आप देखें, इस देश में अगर आज आंकड़ों को देखेंगे आप, तो इस देश में 3 प्रधानमंत्री ने करीब 40 साल तक मतलब झंडे फहराए हैं लाल किला की। 17 बार जवाहरलाल नेहरू जी ने, 16 बार माननीय इंदिरा गांधी जी ने और 5 बार राजीव जी ने। तो 33 और 5 38 बार एक ही परिवार के, मतलब नाना, नाती और पुत्री, बीच में पुत्री। तो आप देखिए, 38 बार एक ही परिवार के व्यक्ति ने झंडा फहराया, और यही परिवारवाद है जिसको लेकर नरेंद्र मोदी लगातार हमलावर होते हैं। लोग इस बात की आलोचना करते हैं कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी में भी कई लोग हैं जो परिवार के वजह से राजनीति में आए हैं, जैसे अभी अनुराग ठाकुर का लोग नाम ले लेते हैं, लेकिन ये तय नहीं होता कि वही मंत्रालय उनको ही मिलेगा। तो खैर, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो आज अपने भाषण में 3 पॉइंट डिराइव किए हैं और जो जनता के साथ उन्होंने कम्युनिकेट किया है, वो तीनों गांधी नेहरू परिवार से उन्होंने लिया है। क्योंकि 38 साल तक एक ही परिवार के लोगों ने 38 बार झंडा फहराया। दूसरा, उन्हीं के परिवार पर भ्रष्टाचार के तमाम तरह के आरोप लगे, बोफोर्स से लेके जीप घोटाले तक। तो एक बड़ा लंबा इतिहास है कि कांग्रेस के कार्यकाल में क्या क्या घोटाले हुए और क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ। और तीसरी बात, जो उन्होंने तुष्टीकरण की बात की, वो भी जनता के मन में कहीं ना कहीं अवचेतन मन में है कि ये तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी ही करती है। लेकिन परिवारजनों का जैसे जिक्र किया और उसके बाद परिवारवाद की बात भी उन्होंने कही। अब विपक्ष कह रहा है कि वो परिवारवाद की बात किस मुंह से कर रहे हैं जो अभी हालिया घटनाक्रम में अजित पवार को ले लें, छगन भुजबल को ले लें, ऐसे नाम गिनाए जा रहे हैं। देखिए, परिवारवाद की बहस में जाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि परिवारवाद का मतलब होता है कि पिता की गद्दी पुत्र को ही मिलना। अब अजित पवार और शरद पवार में जो
मत भिन्नता की स्थिति है उसके पीछे परिवारवादी है, क्योंकि सुप्रिया के रहते अजीत पवार को गद्दी नहीं मिल सकती, अखिलेश के रहते शिवपाल जी को गद्दी नहीं मिली। आपने देखा कि AIADMK में क्या हुआ, आपने देखा कश्मीर में क्या हुआ, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसके उदाहरण है। जगदा बाबू बहुत सीनियर नेता बिहार के थे, लेकिन अगर गद्दी देनी होगी तो तेजस्वी यादव जी को ही मिलेगी। तो यही परिवारवाद है, इसकी ओर इशारा करते हैं। लेकिन जो प्रश्न आपने सबसे शुरू में पूछा था, जिसका उत्तर मैं देना भूल गया था, वो ये कि आज मोदी ने अपने भाषण में परिवारी जन कह के देश को बुलाया। मेरे प्यारे देशवासियों को थोड़ा नीचे रखा उन्होंने। इसके ये देख भी रहे थे, हर बार वो बोलने जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो देशवासी बोलेंगे, लेकिन वो बहुत प्रयास पूर्वक देशवासी को रोक के परिवारी जन कह रहे थे। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसके भी सूत्र हमें उसी राजनीति में मिलेंगे जब लोकसभा में प्रधानमंत्री ने वो भाषण दिया था अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ। तब प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में मेरे स्वजन रहते हैं। परिजन नहीं कहा उन्होंने स्वजन शब्द का उपयोग किया। और प्रधानमंत्री के जो शब्द होते हैं ना, वो एकदम दिल को छूने वाले होते हैं। जो भी उनके शब्दों का चयन करता है या जो भी उनका भाषण लिखता है, या प्रधानमंत्री स्वयं इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग प्रधानमंत्री अपने वक्तव्यों में करते हैं, वो दिलों को छूने वाला होता है, स्वजन से लेके परिवारी जन तक। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि एक तरफ एक ने देश का नाम रखा और उसी के बरक्स आज प्रधानमंत्री ने पूरे देश को अपना परिवार बना लिया, जो प्रधानमंत्री की छवि के मेल भी खाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का अपना कोई परिवार नहीं है। और ये लगातार बात कही जाती है कि पूरा देश ही उनका परिवार है। और परिवारी जन कहने के पीछे एक और, मुझे आपसे बातचीत करते हुए अभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि अभी G20 का सम्मेलन होने वाला है। G20 के सम्मेलन का जो लोगो है, वसुधैव कुटुंबकम, की पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है, अगर उसको भी देखेंगे तो उस सोच से भी ये जो आज के प्रधानमंत्री का परिवारी जन का उपयोग है वो जुड़ता है। एक भाषण में और जिक्र किया मणिपुर का। विपक्ष हमेशा से कहता रहा है कि वो मणिपुर पर बात नहीं करते, संसद ने भी बात की, और आज लाल किले की प्राचीर से जब पूरी दुनिया देख रही होती है तो वहां से भी उन्होंने गुरेज नहीं किया, पूरा जिक्र किया और उसके साथ ही छूकर नहीं निकले, बात उन्होंने की। अब ऐसे में मणिपुर का वहां से जिक्र करना, ये कुछ मुझे लगता है कि उज्जवल जी, 2 बार प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में लाल किले की प्राचीर से मणिपुर का जिक्र किया और बहुत पीड़ा के साथ किया। और उन्होंने उनके शब्दों को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरे परिवार का दुखी होता है तो मैं, और शांति से समाधान की भी बात की उन्होंने। तो विपक्ष क्या है कि अभी प्रधानमंत्री के भाषण के सेकंड को गिनने में लगा हुआ है कि अभी पहली बार बोला तो 36 सेकंड बोला, दूसरी बार बोला तो 1 मिनट 30 सेकंड बोला। तो जब ये सेकंड की राजनीति से विपक्ष आगे जाएगा तो मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर मणिपुर में एक समाधान की ओर बढ़ पाएंगे। मणिपुर पर राजनीति कम होगी और मणिपुर में सही अर्थों में और सही नियत के साथ पूरा देश एकजुट होकर शांति का प्रयास कर पाएगा। एक अपने भाषण में सर अर्थव्यवस्था की जिक्र भी उन्होंने किया। जी, अर्थव्यवस्था का जिक्र करते करते महंगाई को उन्होंने स्वीकारा भी। बिल्कुल। तो ये तो एक मतलब चुनाव भी लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं महंगाई मुद्दा भी है। अभी तक तो पार्टी मानती नहीं थी, अब मानने लगी और पीएम मोदी ने खुद कहा कि महंगाई हम कम करने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए, महंगाई एक वैश्विक समस्या है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, प्रधानमंत्री भी जानते हैं। लेकिन महंगाई को नकारना, ये मतलब जनता में संदेश नहीं जाएगा। और प्रधानमंत्री चूंकि जनता से जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है कि किस बात का क्या असर होगा। आप याद करिए, जब किसान आंदोलन हो रहा था, जब उनको लगा कि उसका प्रभाव विपरीत होने वाला है, प्रधानमंत्री, बहुत कम ऐसा होता है कि देश का शीर्ष नेतृत्व सामने आए और सामने आकर अपनी गलती माने और गलती के लिए क्षमा भी मांगे। किसान आंदोलन में देश ने यह देखा कि मोदी ने किस प्रकार से क्षमा मांगी थी। तो मुझे लगता है महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री को भी इस बात का एहसास है कि गरीब की थाली महंगी होती जा रही है और उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। हम लोगों को देखना चाहिए कि प्रयास कितने हो रहे हैं।
प्रयास अगर हो रहे हैं और फिर भी नहीं कम हो रहा है तो उसके इतर कारणों की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। लेकिन महंगाई एक समस्या है, इसकी ओर सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। एक आखिरी पॉइंट और डिस्कस करेंगे सर, जो बहुत चर्चा में भी रहा। जब प्रधानमंत्री मोदी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे थे, सामने सीजेआई बैठे हुए थे, उन्होंने तारीफ में कहा कि जो आसान भाषा है वो लोगों तक मुहैया कराई, तो सीजेआई ने अपने हाथ भी उनके सामने जोड़े। अब उसके बाद ये भी कहा जाता है कि जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैं वो अपने कड़े फैसलों के लिए थोड़ा सा एक वर्ग उनको सरकार से इतर करके भी दिखाता है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ, ये कैसा मैसेज देगा? भाई देखो उज्जवल जी, प्रधानमंत्री ने संसद में क्या बोला? प्रधानमंत्री ने संसद में चलते चलते बोला अदालतों में क्या हो रहा है ये सबको पता है। उस दिन उसका कुछ और अर्थ निकाला गया। आज उन्होंने अदालत की तारीफ की कि किस प्रकार से भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को लोगों की भाषा में न्याय देने के लिए किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने काम किया है। इसको उन्होंने सराहा और उसको अंडरलाइन भी किया, जिसको आप कह रहे हैं कि मतलब धनंजय चंद्रचूड़ जी ने उसका स्वागत भी किया अपने एक्शन से। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मतलब प्रधानमंत्री का जो सीधा संदेश होता है ना, हमें लग रहा है वो अदालत की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके पीछे जाएं, उसकी पृष्ठभूमि में देखें, तो वो कहीं ना कहीं 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ता है, उस शिक्षा नीति में जिसमें भारतीय भाषाओं को के उन्नयन की बात की गई है। तो ओवरऑल इस भाषण को कितने नंबर देंगे सर 10 में से? नंबर तो मैं 8 दे चुका। इस भाषण को 8 इसलिए दे चुका हूं कि क्योंकि प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य के आलोक में आकलन कर रहा हूं जहां वो कहते हैं कि 4 साल काम 1 साल राजनीति। 2 नंबरों में कहां कमी रह गई सर? अब कमी तो देखिए, अब आप एग्जामिनर की तरह पहुंच रहे हैं तो 100 में 100 में सीबीएसई का एग्जामिनर तो हो नहीं, 99.9 दे दूंगा। हम लोगों ने कम नंबर पाए अपने जिंदगी में, तो हो सकता है वो भी हमारे अवचेतन मन में कहीं चल रहा होगा कि 70-80 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी, जिन्होंने पीएम मोदी के आज के भाषण की जो बारीकियां थी और उसी के साथ क्या मैसेज जाएगा अगले चुनावों के लिए वो आपको समझाया। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए News 24।